गाल खाने वाले भूखों से करते नहीं चुगली। प्लेन मिरर क्या होता है? A plane mirror is a mirror with a flat reflective surface, right? So plane mirror के केस में आपका जो reflecting surface है वो प्लेन रहेगा, वो एक फ्लैट रहेगा, राइट? इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले तो आप एक ग्लास स्लैब लेते हैं, राइट? सो ये जो आपको दिख रही है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, राइट? अब देखिए इस ग्लास स्लैब के दो साइड्स हैं। लेट्स से ये फेस ए है और ये फेस बी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फेस बी को सिल्वर कर दें, तो फेस बी को सिल्वर करने की वजह से आपका जो साइड ए है वो रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगा, मतलब जो भी लाइट रेज इस साइड से आएंगी वो इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट? सो ये केस हो गया आपका जब आपने साइड बी को सिल्वर किया, राइट? सो आई एम टेलिंग दिस दैट सिल्वरिंग ऑफ साइड फेस बी, राइट? सिमिलरली आप साइड ए को भी सिल्वर कर सकते थे, जिसकी वजह से जो भी लाइट रेज इस डायरेक्शन से आ रही हैं वो इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अगर आपने साइड ए को सिल्वर किया होगा, राइट? सो आई एम राइटिंग हियर सिल्वरिंग ऑफ फेस ए, राइट? सो आई होप आपको प्लेन मिरर का फॉर्मेशन समझ आया होगा कि कितने तरीके से इसको बनाया जा सकता है। चलिए, सो प्लेन मिरर्स के यूजेस पे चलते हैं। प्लेन मिरर्स सबसे पहले तो यूज होता है जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, कुछ भी हमें करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक शीशे में देखते हैं, एक प्लेन मिरर में देखते हैं, राइट? सो प्लेन मिरर्स आर यूज्ड एज अ लुकिंग ग्लास। डाइनिंग टेबल्स पे आपने देखा होगा, ड्रेसिंग टेबल्स पे आपने देखा होगा, प्लेन मिरर्स रखे हुए रहते हैं, राइट? जस्ट टू सी हाउ वी आर लुकिंग। प्लेन मिरर्स का दूसरा बहुत ही अच्छा यूज है पेरिस्कोप्स में। पेरिस्कोप क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से अगर हम अंडर कवर छुपे हुए हैं कहीं पे और हम कुछ बाहर की चीजों को देखना चाहते हैं और खुद को रिवील नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम पेरिस्कोप्स का यूज करते हैं। इनका सबसे ज्यादा यूज होता है सबमरीन्स में। देखिए ये जो यहाँ पे कैप्टन है सबमरीन का, वो सबमरीन में अंदर ही बैठा हुआ है जो कि पानी के अंदर है, वो स्टिल एनिमी की शिप को देख सकता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप्स, राइट? पेरिस्कोप्स में आपके दो प्लेन पैरेलल मिरर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये वाला है। ये दोनों 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंगल पे फिट किए रहते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज इस तरीके से आती हैं वो फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे जाती हैं, ऐसे अलोंग द ट्यूब हो जाती हैं, राइट? एंड फिर से सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वो आपकी आंखों तक पहुंच जाती है, राइट? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये पेरिस्कोप है जो कि वाटर सरफेस से ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब नीचे कोई सबमरीन है और वो बाहर की सारी चीजें देख रहा है, राइट? तो ये देखिए एक पेरिस्कोप का थोड़ा डिटेल्ड व्यू है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेट्स से ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, राइट? ये रे ए है, ये रे बी है और ये रे सी है। ये मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे इस तरीके से फिक्स किया हुआ है, इसकी वजह से देखिए रे ए आपकी रिफ्लेक्ट होके इधर हो गई, है ना? रे बी इधर हो जाएगी और रे सी इधर आ जाएगी। फिर जब हम यहाँ पे दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, रे ए जो है वो फिर से ऊपर आ जाएगी, बीच में रे बी एंड एट लास्ट रे सी आ जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है आप उसकी इमेज कहाँ देख सकते हैं? देखिए आप इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो आप उसकी इमेज यहाँ पे देख पाएंगे, राइट? सो इस तरीके से पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। नाउ प्लेन मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन कलाइडोस्कोप्स। ये क्या है? कलाइडोस्कोप क्या होता है? दिस इज आल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट with two or more reflecting surfaces tilted to each other at some angle, which forms beautiful symmetrical patterns when viewed from the other end due to repeated reflection, राइट? तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप खुद भी घर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको क्या करना है, प्लेन मिरर्स को किसी एंगल्स पे इस तरीके से फिक्स कर देना है, राइट?
तो और उसके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप कॉइन्स डाल सकते हैं, कुछ ग्रेन्स डाल सकते हैं, और जब आप उसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आपको सिमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, राइट? The mirrors are usually enclosed in a tube, often containing on one end a cell with loose, colored pieces of glass or other transparent materials to be reflected into the viewed pattern. Rotation of the cell causes motion of the materials, resulting in ever-changing view being presented. नाउ देखिए कैलारियोस्कोप्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, बहुत तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि मिरर्स के बीच में एंगल आप कितना रख रहे हैं। वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो आप सर्कुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या एक पेंटागन के फॉर्म में भी आप प्लेन मिरर्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखाई देंगे, राइट? सो इट्स ऑल अप टू यू, आप किस तरीके का डिजाइन बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कैलारियोस्कोप पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, राइट? सो ये सारी चीजें आप खुद से करके देख सकते हैं। प्लेन मिरर्स को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मिरर्स की तरह भी यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी अच्छे होटल रेस्टोरेंट जाते हैं तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो आपकी व्हीकल के नीचे इस तरीके से एक प्लेन मिरर डालते हैं, राइट? वो क्या देखना चाहते हैं, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी कार के नीचे कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, राइट? You must be wondering, are there some rules which light follows when it undergoes reflection? क्या आपको लगता है कि लाइट कुछ रूल्स फॉलो करती होगी जब वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है? जैसे इस सरफेस को देखिए, यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और इन द सेकंड केस यू आर सीइंग दैट एक रफ सरफेस है जिसके ऊपर लाइट रेज फॉल कर रही हैं और वो रिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या लाइट कोई रूल्स फॉलो करती है? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो क्यों वो रूल्स फॉलो करती है, एंड आर द रूल्स वैलिड इवन फॉर रिफ्लेक्शन हैपनिंग फ्रॉम दिस रफ सरफेस? क्या इस केस में भी जहां लाइट स्कैटर हो जा रही है वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, so these are the set of the rules which are always followed whenever light undergoes reflection from any surface। एक एक करके इन लॉज को पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट सेज कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये वाला एंगल, राइट, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। यही है हमारा फर्स्ट लॉ। तो इसका स्टेटमेंट हम यहां पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा होता है ये, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमेशा कैसे होता है, ठीक है? प्लेन सरफेस, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि प्लेन सरफेस में ही ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्फेरिकल सरफेस हो या रफ सरफेस हो, angle I is always equal to angle R for any set of incident and reflected ray, राइट? जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, राइट? मान लेता हूं कि ये कॉनकेव मिरर है, राइट? सो ये एक कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट? अगर इस कॉनकेव मिरर पे कोई इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, लेट्स से ये इंसिडेंट रे है, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या करना होता है हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे? हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, राइट? तो आपको प्लेन सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करना आता है, लेकिन क्या आपको कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना आता है? आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे किया जाता है देखिए, सबसे पहले तो आप पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर इस टेंजेंट पे, इस पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एंड जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी पॉइंट पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा सेंटर से पास होता है, राइट? तो अब हमारे लिए ये सब सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए,
ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। मान लेता हूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस कॉनकेव मिरर का। तो आपको इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो अब आप किसी परेशानी के बिना सिंपली सेंटर से इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये जो है ये नॉर्मल मिल जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड बिल्कुल सही सोचा आपने कि लाइट इस केस में भी जिस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, वहां पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। सो लाइट कुछ इस तरीके से जाती है सच दैट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर इवन इन केस ऑफ सम कर्व्ड सरफेस। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो नीचे रखा हुआ है, दैट इज द मिरर। ठीक है, इसके ऊपर ये वाली इंसिडेंट रे इस तरीके से फॉल कर रही है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसको ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके चली गई, ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट। तो आपको क्या दिख रहा है? देखिए कि इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इस वाले प्लेन में है, राइट। ये जो प्लेन है ये मिरर के परपेंडिकुलर है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। so they lie in the same plane, okay, but that plane is perpendicular to the plane of mirror। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेकंड लॉ भी समझ आया होगा। अब हम वापस अपने स्टार्टिंग क्वेश्चन पे चलते हैं कि आर देयर सम रूल्स। सो ऑब्वियसली देयर आर टू रूल्स व्हिच लाइट फॉलोज। Those rules are called laws of reflection। लाइट वो रूल्स क्यों फॉलो करती है? तो ये फॉलो करती है बेस्ड ऑन फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, जिसके बारे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नाउ the question arises, are the rules valid even for reflection happening from this rough surface? इसका आंसर तो हमने दिया ही नहीं है। So answer is yes। Even in this case आप किसी भी set of incident and reflected rays को देखिए। For example इस केस की बात करता हूँ रे 1 की। यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो इस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली रे 2 की बात करता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उसके लिए आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर एवरी सरफेस फ्रॉम वेयर लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। In optics, Fermat's principle or the principle of least time is named after French mathematician Pierre de Fermat. This principle says that the path taken between 2 points by a ray of light is the path that can be traversed in the least time। हिंदी में इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, अगर लाइट को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना होगा, तो लाइट रे वो रास्ता चुनेगी जिसमें उसको सबसे कम टाइम लगता है। इसीलिए फॉर्मेट्स प्रिंसिपल को लीस्ट टाइम प्रिंसिपल भी आ जाता है। आइए फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के यूज से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन के केस में फॉर्मेट्स प्रिंसिपल काफी इजी हो जाता है समझना, क्योंकि यहाँ पे मीडियम भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब लाइट की स्पीड भी नहीं बदल रही है। तो अगर लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जाना है, तो वो रास्ता चुनेगी जिसमें उसको सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया एंड ये हमारा कोई पॉइंट है जहां से लाइट रे निकल रही है, और लेट्स से इस लाइट रे को यहां इस पॉइंट पे पहुंचना है। अब देखिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए लाइट के पास बहुत सारे रास्ते हो सकते थे। लाइट रे चाहती तो वो ऐसे जाके ऐसे भी जा सकती थी, वो कुछ इस तरीके से जाके ऐसे भी जा सकती थी, राइट। इन सब केसेस के लिए ऑब्वियसली देखिए एंगल्स आपके अलग अलग हैं,
राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं नॉर्मल से कंपेयर करूं तो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मैं इस स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे, जिसमें हमारी लाइट रे कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है, और जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ऐसे लाइट रे यहाँ पे पहुंच गई। हमें निकालना है कि अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट्स से कि इस यहाँ पे जो ये पॉइंट बी है मेरा, ये पॉइंट ए था लेट्स से, तो एक बी की इमेज नीचे बना लेते हैं। राइट, पहले यहाँ पे नॉर्मल मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है। राइट, अब बी की जो इमेज होगी वो यहाँ पे एक आएगी, और अगर मैं और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लूं तो देखिए, पॉइंट ए से अगर आपको यहां तक पहुंचना है पॉइंट बी तक, तो ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। राइट, यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। देखिए, ए से बी डैश तक पहुंचने का इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। राइट, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज ओ बी एम एंड ओ बी डैश एंड एम। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। राइट, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। राइट, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल भी कॉमन है। देखिए, ये वाली साइड तो कॉमन ही है। राइट, और ये दोनों साइड्स इक्वल बनाए हैं हमने, तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अगर ये एंगल थीटा है तो अगेन दिस एंगल विल अगेन कम आउट टू बी थीटा। तो देखिए, हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे, फर्स्ट लॉ विच सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के थ्रू आप इस तरीके से डायग्राम की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है और किस तरीके से उसका रे डायग्राम होता है। राइट, सो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आप खड़े हैं, ये आपकी आंख है, दिस इज द ऑब्जर्वर। राइट, अब देखिए, हमें पता है कि दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अब हमें पता है कि हमें किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं। राइट, सो लेट्स से ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने, और वहां से हमने दो इंसिडेंट रेज इस तरीके से मिरर पे भेजी। राइट, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते थे, मैंने ये दो डायरेक्शंस ली। देखिए, सो फर्स्ट रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और रे रिफ्लेक्ट होके चली गई फॉलोइंग ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली आप इस रेड वाली इंसिडेंट रे को देखिए, ये यहाँ पे टकरा रही है, सो ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस केस में भी बराबर होगा, और रे रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई। चलिए नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से अवे जा रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब इन रियलिटी ये कभी मिलने नहीं वाली है, सो दैट मीन्स रियल इमेज इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आखिर वर्चुअल इमेज हमें दिखता क्यों है, ये होता है हमारा क्वेश्चन। राइट, सो देखिए, हमारी आंखें हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में देखती हैं। ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जब हमारी आंखों में जाती हैं तो हमें लगता है कि ये दोनों इस रियल ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि हम इसे पीछे प्रोड्यूस करके देखें तो यहां से आ रही हैं। तो हमें ये लगता है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही हैं। इसी पॉइंट को कहा जाता है वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अभी तक तो हमने ये देखा कि अगर हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो उसकी वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। आइए देखते हैं कि एक प्लेन मिरर रियल इमेज कैसे बनाता है, क्योंकि बहुत लोगों को क्या लगता है कि प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ एक वर्चुअल इमेज बना सकता है, जो कि गलत है। राइट, प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, लेकिन कंडीशन है कि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल होना चाहिए। तो लेट्स से ये मिरर है जिसके ऊपर दो इंसिडेंट रेज इस तरीके से फॉल करती है। ठीक है, अगर मिरर नहीं होता तो वो दोनों इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पे मीट करती, और यही पॉइंट कहलाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
लेकिन मिरर की वजह से ये दोनों इंसिडेंट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और इस पॉइंट पे जाके वो एक्चुअली में मीट हो गई, कन्वर्ज हो गई। ये पॉइंट कहलाता है रियल इमेज। अगर आप यहाँ पे पेपर रख दे या स्क्रीन रख दे या अपना हाथ भी रख दें, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपके हाथ पे मिल जाएंगी, उस स्क्रीन पे मिल जाएंगी और वहां पे आपको इमेज ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, वो रियल इमेज भी बना सकता है, लेकिन कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल होना चाहिए। राइट, सो अभी तक हमने पॉइंट इमेजेस की बात की, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात की। चलिए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जिसका कुछ साइज हो, उसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, तो उस केस में हमारा इमेज कैसे फॉर्म होगा। राइट, सेम उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर वाले पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, नीचे वाले पॉइंट को बी नाम दिया। हम ए से दो रेज भेजेंगे, एक हमने इस डायरेक्शन में भेजी और दूसरी इस डायरेक्शन में भेजी। ये दोनों रिफ्लेक्ट होके एक रे ऐसे चली जाएगी और दूसरी रे अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी। राइट, क्योंकि उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। सिमिलरली हमने बी से भी दो रेज निकाली, एक ऐसे जो अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी और दूसरी रे ऐसे जा रही है जो कि इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। राइट, अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को केस में भी आपको दिख रहा है कि रियल इमेज तो नहीं बनेगी। राइट, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से अवे जा रही हैं, तो इसीलिए आपने इन रेज को प्रोड्यूस किया पीछे और आपने यहाँ पे इमेज बना दी जो कि होगी आपकी वर्चुअल इमेज। राइट, यहाँ पे हमारी बन रही है वर्चुअल इमेज। इस तरह, hey guys, welcome to Snapshot. In this video, we are going to study about properties of images formed by plane mirror. This is from chapter Light of grade 10 physics. Now, पहले तो हम देखेंगे कि प्लेन मिरर कैसे वर्चुअल इमेज बना रहा है और उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। मान लीजिए कि ये आपकी आंख है, दिस इज यू, दिस इज द ऑब्जर्वर। राइट, आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं और प्लेन मिरर के सामने ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। राइट, अब हमें ये बात पता है कि अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है तो मिनिमम हमें दो लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, सो लेट्स से फर्स्ट लाइट रे हमने इस तरीके से मिरर तक भेजी जो कि इस मिरर पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है। तो इस मिरर के लिए अगर आप इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसीलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा और लाइट रे अपने पाथ पे वापस चली जाएगी, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। लेट्स से हमने सेकंड रे कुछ इस तरीके से भेजी, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। राइट, और आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेट्स से थीटा, एंड दिस लाइट रे विल आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड, जिससे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका हो जाएगा थीटा। राइट, लेकिन इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट से नहीं बल्कि बिहाइंड द मिरर इस पॉइंट से आ रही है। ये पॉइंट ही कहलाता है वर्चुअल इमेज। राइट, सो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वर्चुअल इमेज है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इन रियलिटी कहीं मिलने नहीं वाली, क्योंकि ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, दीज टू आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। राइट, सो रियल इमेज नहीं बनेगी, तो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, आप इन दोनों रेज को पीछे प्रोड्यूस कीजिए और जहां पे ये दोनों रेज मिलेंगी जो इनका प्रोड्यूस करने के बाद वो आपका बन जाएगा वर्चुअल इमेज। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इमेज कितनी दूरी पे बन रही है। राइट, सो देखिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल भी थीटा होगा। Right? Similarly, if this angle is theta, I can say that this angle is also theta. Simple geometry, right? अब देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कीजिए। राइट, मान लेता हूं मैं नेम दे देता हूं उसको A, दिस इज O एंड दिस इज M एंड लेट्स से दिस इज B। राइट, सो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री कॉमन है और ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी सेम हो जाएगा, फिर दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी आल्सो 90 माइनस थीटा। सो सबसे पहली बात
कि ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल 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 सिमिलैरिटी से सिमिलर है, राइट। और मैं बोल सकता हूं कि ये देखिए एक 90 डिग्री कॉमन है और एक ये साइड भी कॉमन है, राइट। तो मैं एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकता हूं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो आपका ये वाला डिस्टेंस भी x होगा, राइट। सो हम क्या प्रूव कर सकते हैं इससे, हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। चलिए, ये तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का स्टडी किया। अगर हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो देखते हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। देखिए, सो हमने ए से रेज निकाली, एक इंसिडेंट रे इस तरीके से गई जो कि रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, राइट। और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो वाला कंसिडर किया है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। सो सेम उसी तरीके से आप बी से भी रेज निकालेंगे और जहां पे ये रेज पीछे मिलेंगी वो हो जाएगी हमारी वर्चुअल इमेज। तो देखिए, अभी तक हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, राइट। अब आपको इस केस में क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, राइट। कैसे करेंगे, तो देखिए, मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है तो हमारा ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा, राइट। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल आल्सो बिकम थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल तो 90 है, सिमिलरली ये एंगल भी 90 है। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, यहाँ पे सारे एंगल्स इनके सेम हैं और एक साइड की लेंथ भी इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, राइट। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर ए बी की लेंथ h है तो a डैश बी डैश की लेंथ भी h होगी। सो वी कैन से दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर ली, ठीक है। चलिए, तो अब समझने की कोशिश करते हैं, इनको सम अप करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। पहली चीज कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रहेगा, उनका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर भी सेम रहेगा, राइट। ये चीज हमने प्रूव कर ली। दूसरी चीज आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हैं तो आपको इमेज में अपना लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन, right? So we can say that image formed by a plane mirror is laterally inverted. इसका मतलब होता है right becomes left and vice versa. Left will become right. ठीक है। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, जिससे अगर आप किसी मिरर में उसको देखें, रियर व्यू मिरर में, तो वो आपको सीधा एम्बुलेंस दिखे, राइट। व्हाई दिस इज डन, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है जब भी कोई इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर।